नमस्कार स्टूडेंट्स। श्रीहन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक चैप्टर, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश भारत इतना अलग-अलग क्यों दिखता है? कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं गर्म रेगिस्तान, कहीं हरे-भरे मैदान, तो कहीं सुंदर समुद्री किनारे। 1984 में जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से भारत को देखा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है? तो उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा। यही है हमारे देश की खूबसूरती। श्री अरबिंदो ने कहा था कि भारत की भूगोल ही उसे एक अलग राष्ट्रीय चरित्र देती है। आज इस चैप्टर में हम 5 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों की सैर करेंगे। हिमालय, मैदान, रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भारत दुनिया में कहाँ है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत और उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। उप का मतलब है छोटा हिस्सा, यानी ये एशिया का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखते हैं इसकी प्राकृतिक सीमाएं। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला एक दीवार की तरह खड़ी है। पश्चिम में थार मरुस्थल और अरब सागर हैं। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये सभी भौगोलिक विशेषताएं भारत को बाकी एशिया से अलग करती हैं और इन्होंने भारत की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस चैप्टर में हम 5 क्षेत्रों की बात करेंगे। महान पर्वत क्षेत्र, गंगा सिंधु के मैदान, मरुस्थल, दक्षिणी प्रायद्वीप और द्वीप समूह। अब एक बहुत रोमांचक कहानी सुनते हैं। हिमालय कैसे बना? बहुत बहुत पहले, लाखों करोड़ों साल पहले, भारत गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े भूखंड का हिस्सा था। उस समय भारत का पड़ोसी अफ्रीका था। एक दिन यह भूखंड टूट गया और भारत का हिस्सा धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकने लगा। लगभग 5 करोड़ साल पहले भारत यूरेशिया से टकराया। जब दो भारी चीजें टकराती हैं तो बीच की चीज ऊपर उठती है। बिल्कुल वैसे जैसे जब आप एक कारपेट को दोनों तरफ से धकेलते हैं तो वह बीच में ऊपर उठ जाती है। ठीक इसी तरह जमीन ऊपर उठी और हिमालय बन गया। सबसे अद्भुत बात यह है कि भारत आज भी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर खिसक रहा है। यह आपके बाल बढ़ने की गति से भी धीमी है। इसीलिए हिमालय आज भी हर साल 5 मिलीमीटर ऊंचा होता जा रहा है। 1000 साल में यह 5 मीटर बढ़ जाता है। फिग 1.4 में आप हिमालय की चट्टानों की मुड़ी हुई परतें देख सकते हैं। यही टक्कर का सबूत है। हिमालय को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला है हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालयस। ये सबसे ऊंचा और सबसे कठोर हिस्सा है। यहाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां हैं। यहाँ पूरे साल बर्फ रहती है और बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि जीवन बहुत कठिन है। जिन पहाड़ों की ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है उन्हें 8000 कहते हैं। दूसरा भाग है हिमाचल यानी लोअर हिमालयास। यहाँ का मौसम थोड़ा बेहतर होता है, सिला दोस्तों, इसीलिए यहाँ लोग रहते हैं। जंगल हैं और जैव विविधता भरपूर है। शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग और मसूरी जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशंस यही हैं। तीसरा भाग है शिवालिक हिल्स यानी आउटर हिमालयाज। ये सबसे बाहरी और सबसे कम ऊंची श्रृंखला है। यहाँ घने जंगल हैं और ये हिमालय तथा गंगा के मैदानों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र का काम करती है। हिमालय शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर। तो हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। हिमालय को एशिया का जल मीनार यानी वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्मियों में हिमालय की बर्फ पिघलती है और गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों को पानी देती है। ये नदियां करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं, खेतों को सींचती हैं और उद्योगों को पानी देती हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके मुहाने को गौमुख कहते हैं क्योंकि यह गाय के मुंह जैसा दिखता है। ये जगह श्रद्धालुओं और ट्रैकिंग करने वालों दोनों के लिए प्रसिद्ध है।
हिमालय न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मंदिर और मठ बने हुए हैं जहाँ दुनिया भर से साधु और आध्यात्मिक खोजी आते हैं। हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कठकुनी या धज्जी देवारी शैली में मकान बनाए जाते हैं, जिनमें स्थानीय पत्थर और लकड़ी का उपयोग होता है। ये घर गर्म रहते हैं और हल्के भूकंप में भी टिके रहते हैं। ये पारंपरिक ज्ञान हमारे पूर्वजों की समझदारी का प्रमाण है। दोस्तों, मरुस्थल सुनते ही हमारे दिमाग में गर्म रेत और तेज धूप आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंडे मरुस्थल भी होते हैं? लद्दाख भारत का एक ठंडा मरुस्थल है। यहाँ सर्दियों में तापमान 30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, जमीन पथरीली है, गहरी घाटियां हैं और पेंगोंग त्सो जैसी झीलें हैं। एत्सो का मतलब होता है झील। ये झील खारे पानी की है क्योंकि आसपास के पहाड़ों से खनिज घुलते रहते हैं। लद्दाख का टेरेन चांद की सतह जैसा दिखता है, इसीलिए इसे मूनलैंड कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह इलाका कभी समुद्र के नीचे था। जब भारत यूरेशिया की टक्कर हुई तो ये भाग मुड़कर ऊपर आ गया। हवा और बारिश ने इसे धीरे धीरे तराशा और आज ये अनोखी आकृतियां बनाई हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ हिमतेंदुआ, आइबेक्स और तिब्बती मृग जैसे अनोखे जीव पाए जाते हैं। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते हैं। लौसर और हेमिस महोत्सव यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। याक इन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। दूध, मांस, ऊन, गोबर और सवारी के लिए। हिमालय के दक्षिण में आते हैं तो हम पहुंचते हैं विशाल और उपजाऊ गंगा के मैदानों में। ये मैदान भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं में से एक हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है क्योंकि हिमालय से आने वाली नदियाँ अपने साथ खनिज और मिट्टी लाती हैं और मैदानों में जमा करती हैं। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीन महान नदी तंत्र यहाँ से बहते हैं। भारत की सबसे बड़ी आबादी इन्हीं मैदानों में रहती है क्योंकि पानी, उपजाऊ जमीन और समतल भूमि ने यहाँ जीवन को आसान बनाया है। समतल जमीन ने यहाँ सड़क और रेल नेटवर्क का विकास आसान किया। इसीलिए यहाँ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक दिलचस्प बात, इसका नाम ब्रह्मा का पुत्र है, जो अनयूजुअल है क्योंकि अधिकतर नदियों के नाम देवियों के नाम पर हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। और ब्रह्मपुत्र गर्मियों में सूखती नहीं बल्कि और बड़ी हो जाती है क्योंकि गर्मी में हिमालय की बर्फ पिघलती है और इसमें पानी बढ़ जाता है। गंगा के मैदान और इनसे जुड़े वन क्षेत्र अनेक अद्भुत जीव जंतुओं का घर हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोर की। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंखों की सुंदरता अतुलनीय है। अब बात करते हैं शेर जैसी शान वाले बाघ की। एक समय था जब बाघ विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर ने इसे बचाया। आज भारत में बाघों की संख्या बढ़ रही है, जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। इसी तरह भारतीय घड़ियाल, ये एक बड़ा सरीसृप है जो 2.5 से 4.5 मीटर लंबा होता है। यह भी विलुप्त होने की कगार पर है। इसे मारना या शिकार करना कानूनन जुर्म है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में उत्तरी मैदानी ग्रे लंगर भी पाया जाता है। ये सभी जीव हमें याद दिलाते हैं कि हमारी प्रकृति कितनी अमीर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि मैदानी इलाकों में रात को बहुत ज्यादा रोशनी दिखती है, जो यहाँ की घनी आबादी और विकास का प्रमाण है। अब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं थार मरुस्थल में। तो इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। नक्शे पर यह पीले रंग का दिखता है। थार मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है और इसके कुछ हिस्से गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी हैं। यहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है। यही मरुस्थल की पहचान है। रेत के टीले यहाँ की विशेषता है। ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं रेत के टीले कैसे बनते हैं? हवा रेत को उड़ाती और इकट्ठा करती है, जिससे पहाड़ जैसी आकृतियां बन जाती हैं। थार एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है क्योंकि इसकी कठिन परिस्थितियां, पानी की कमी, अत्यधिक गर्मी, इंसान और जानवर दोनों की आवाजाही को रोकती हैं। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं। ये थार के बीच में है और इसका किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के लोगों ने अपना जीवन इस कठिन जगह के अनुसार ढाल लिया है। थार के लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर पानी बचाने के बारे में।
वहाँ पानी बहुत कम है और महिलाओं को हर दिन कई किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता है। इसीलिए वहाँ बर्तन साफ करने के लिए पानी की जगह रेत का उपयोग किया जाता है। बर्तन को रेत से रगड़ते हैं और बस थोड़े से पानी से हल्का सा धो लेते हैं। और वह थोड़ा सा पानी भी फेंका नहीं जाता, बल्कि पेड़ पौधों को दे दिया जाता है। सोचिए, अगले बार जब आप नल खुला छोड़ें तो याद करें थार के लोगों को। राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण की अनोखी व्यवस्था है। टांका या कुंड, ये विशेष संरचनाएं हैं जो बारिश का पानी जमा करती हैं, खासकर पीने के लिए। यह पुरखों का अद्भुत ज्ञान है। पुष्कर मेला थार के किनारे लगता है, जहां ऊंटों की खरीद फरोख्त होती है। ऊंट यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। थार के लोगों का खान पान, कपड़े और जीवन शैली सब कुछ इस कठोर जगह के अनुसार ढले हुए हैं। थार मरुस्थल से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हम अरावली पर्वत श्रृंखला तक पहुंचते हैं। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लगभग 2-5 अरब साल पुरानी। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जो 1700 मीटर से भी ऊंची है। बाकी अधिकतर पहाड़ियां 300 से 900 मीटर की ऊंचाई पर हैं। यह श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली का सबसे महत्वपूर्ण काम है थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकना। ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है। अरावली खनिज संपदा से भरपूर है। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, जिंक और तांबा, कॉपर यहाँ पाए जाते हैं। एक अद्भुत तथ्य झावर की प्राचीन खानों के अध्ययन से पता चला है कि आज से 800 साल पहले भारतीय ही दुनिया में सबसे पहले जस्ते, जिंक को निकालने की तकनीक जानते थे। यह हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक समझ का प्रमाण है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंबोर जैसे ऐतिहासिक किले अरावली की पहाड़ियों पर बने हैं। पहाड़ी पर किला बनाना शत्रु को रोकने का उत्कृष्ट तरीका था। अब हम भारत के बीच और दक्षिण में आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की ओर। पहले समझते हैं पठार क्या होता है। पठार वह भूमि होती है जो आसपास की जमीन से ऊंची होती है और जिसकी ऊपरी सतह लगभग समतल होती है, लेकिन किनारे खड़ी ढलान वाले होते हैं। प्रायद्वीप का अर्थ है 3 ओर से पानी से घिरी जमीन। भारत का दक्षिणी हिस्सा पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इस पठार के दोनों किनारों पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। बीच का विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है। पठार थोड़ा पूर्व की ओर झुका हुआ है, इसलिए अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में अरब सागर में। यह पठार खनिज, जंगल और उपजाऊ भूमि से भरपूर है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के साथ एक दीवार की तरह खड़े हैं। मानसून के मौसम में यहाँ बहुत सुंदर झरने बहते हैं। इनके उत्तरी भाग को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ जैव विविधता असाधारण है। लायन टेल्ड मकाक, किंग कोबरा और यहाँ तक कि कीड़े खाने वाले पौधे भी यहाँ पाए जाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी वो पौधे जो कीड़ों को फंसाकर खाते हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से नीची और टूटी फूटी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी तट के किनारे हैं। पठार पर झरने बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे जोग फॉल्स कर्नाटक में। झरनों की ताकत से टरबाइन्स चलाकर बिजली बनाई जाती है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी। इसके अलावा यहाँ कोयले की खानें भी हैं जो बिजली उत्पादन में काम आती हैं। हालांकि कोयला जलाने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो एक बड़ी समस्या है। प्रायद्वीपीय पठार के घने जंगल अनेक आदिवासी समुदायों का घर हैं। संथाल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू, ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। इन समुदायों की अपनी अपनी भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैली है जो प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। ये लोग जंगल के साथ मिलकर जीते हैं। वन उनकी आजीविका, संस्कृति और पहचान का आधार है। ये जनजातियां मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना और गुजरात में फैली हुई हैं। इन समुदायों के पास प्रकृति के बारे में पारंपरिक ज्ञान का अमूल्य खजाना है। कौन सा पौधा दवा का काम करता है, मौसम कैसे बदलेगा, पानी कहाँ मिलेगा,
ये सब उन्हें पीढ़ियों से पता है। ये ज्ञान किसी किताब में नहीं बल्कि उनकी जुबान से जुबान तक चला आ रहा है। आधुनिक दुनिया को इन समुदायों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भारत की समुद्री तटरेखा सेरियट 500 किलोमीटर से भी लंबी है। ये बहुत विविधतापूर्ण है। कहीं सुनहरी रेत के समुद्र तट, कहीं काली चट्टानें, कहीं प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स और कहीं घने मैंग्रोव जंगल। पश्चिमी तट गुजरात से केरल तक फैला है और बीच में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आते हैं। यहाँ की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से तेजी से नीचे आती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, यानी जहाँ नदी समुद्र में मिलती है वहाँ एक चौड़ा मुहाना बनता है। डेल्टा नहीं बनता क्योंकि नदियाँ छोटी और तेज बहाव वाली होती है। नर्मदा और ताप्ती के सबसे बड़े एस्चुरीज हैं। पश्चिमी तट के पास खंड क्रीक और मुहाने हैं जो व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त हैं। मुंबई इसी तट पर है और यह भारत का फिनेंशियल सेंटर है। हजारों साल से यह तट व्यापार का केंद्र रहा है। अरब सागर ने भारत को अरब, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ा। और पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ चौड़े मैदान हैं और भारत की कुछ सबसे उपजाऊ भूमि है। डेल्टा क्या होता है? जब कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ लाई हुई मिट्टी और रेत सेडिमेंट जमा करती है तो वहां एक त्रिकोण या पंखे जैसी आकृति बन जाती है। इसे ही डेल्टा कहते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा यहाँ हैं जो खेती के लिए बेहद उपजाऊ हैं। पूर्वी तट पर चिल्का झील और पुलिकट झील भी हैं। पुलिकट झील एक लगून है, यानी एक जलाशय जो बड़े जल स्रोत से एक प्राकृतिक अवरोध द्वारा अलग होता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट का मैदान ज्यादा चौड़ा है। नदियाँ यहाँ धीमी गति से बहती हैं, इसीलिए डेल्टा बनाती हैं। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। पहला है लक्षद्वीप। ये अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास है। आर्कीपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं जो मूंगे, कॉरल से बने हैं। इसीलिए इन्हें कॉरल आइलैंड्स कहते हैं। इनमें से सभी पर लोग नहीं रहते। कॉरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियां, ये समुद्र में रंग बिरंगी संरचनाएं होती हैं जो असंख्य समुद्री जीवों का घर होती हैं। इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। लक्षद्वीप के आसपास का समुद्री क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है, जिससे भारत मछली पकड़ने, संसाधन खोजने और पर्यावरण संरक्षण का काम कर सकता है। ये द्वीप समूह भारत की समुद्री सीमा और सामरिक स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों साल पहले से यहाँ आदिम जनजातियां रहती आई हैं। दूसरा द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार। यह बंगाल की खाड़ी में 500 से ज्यादा बड़े छोटे ज्वालामुखी द्वीपों से मिलकर बना है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, अंडमान और निकोबार। इनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के पूर्वी प्रहरी की तरह काम करते हैं और समुद्री रास्तों पर नजर रखते हैं। यहाँ बैरन आइलैंड है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कभी कभी फटता है और धुआं और लावा निकालता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अंडमान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सेल्युलर जेल है जहाँ ब्रिटिश शासन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे कठोर परिस्थितियों में कैद रखा गया था। इसे काला पानी की सजा कहते थे। आज यह जेल एक स्मारक है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली। यहाँ अनेक जनजातियाँ हजारों साल से रहती हैं। यहाँ की फ्लोरा, फौना और कोरल रीफ्स असाधारण हैं। अब हम वापस आते हैं और पूर्व की ओर देखते हैं, बंगाल की खाड़ी से होते हुए सुंदरबन की ओर। सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के डेल्टा में बना एक अद्वितीय क्षेत्र है। यहाँ नदी, समुद्र और जमीन का अनोखा मिलन होता है। इसका लगभग आधा हिस्सा भारत में है और आधा बांग्लादेश में। यह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सुंदरबन मुख्य रूप से मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव वो पेड़ होते हैं जो खारे पानी और कीचड़ में उगते हैं। इनकी जड़ें अजीब तरह से हवा में निकली होती हैं। ये वन समुद्री तूफानों से तट की रक्षा करते हैं। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ये बाघ पानी में तैरने में माहिर है जो इसे और ख़ास बनाता है। लेकिन समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण सुंदरबन खतरे में है। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रत्यक्ष प्रभाव है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी इस भौगोलिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है
पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। नक्शे पर गारो खासी और जेंटिया हिल्स देखिए, ये मेघालय पठार का हिस्सा हैं। मेघालय यानी बादलों का घर, यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी और मौसिनराम ये जगहें सबसे अधिक बारिश के लिए प्रसिद्ध हैं। इस भरपूर वर्षा की वजह से यहाँ घने जंगल, अनोखे जीव जंतु और उपजाऊ भूमि है। यहाँ की एक अनोखी विशेषता है लिविंग रूट ब्रिजेस। इन्हें बनाने में सालों साल लगते हैं। पेड़ की जड़ों को धीरे धीरे दूसरी तरफ की ओर मोड़ा जाता है और वो एक मजबूत पुल का रूप ले लेती है। यह प्रकृति और इंसान के सहकार का अद्भुत उदाहरण है। मावलिन्नोंग गांव को एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। यहाँ बांस के डस्टबिन्स हैं, इको फ्रेंडली जीवन शैली है। खासी जनजाति का शारसुकम्यंसेम त्योहार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का उत्सव है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और शब्दों को याद करते हैं। हिमालय शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। हिम, जिसका अर्थ है बर्फ, और आलय, जिसका अर्थ है घर या आवास। तो हिमालय लाइट बर्फ का घर। यह नाम बिल्कुल सटीक है क्योंकि हिमालय की ऊंची चोटियां पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। अब कुछ संख्याएं जो परीक्षा में बहुत काम आती हैं। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हिमालय की लंबाई लगभग 2200 किलोमीटर है। 8000 मीटर से ऊंची चोटियों को 8000ers कहते हैं। भारत की प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसकती है। हिमालय हर साल 5 मिलीमीटर बढ़ता है। 1000 साल में 5 मीटर। भारत की कुल तटरेखा 700 किलोमीटर से ज्यादा है। अरावली पर्वत लगभग 2.5 अरब साल पुराना है। ये सभी संख्याएं याद रखें, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस में आती हैं। इस चैप्टर में कई महत्वपूर्ण भूगोल के शब्द हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह समझना है। पहला, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। ये वह भूमि है जो 3 ओर से पानी से घिरी हो, जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा 3 समुद्रों से घिरा है। दूसरा, प्लेटो यानी पठार। ये वह भूमि है जो आसपास से ऊंची हो और ऊपर से समतल हो, लेकिन किनारे खड़ी ढलान वाले हों। तीसरा, डेल्टा। जब नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी मिट्टी जमा करती है तो त्रिकोण आकार की जमीन बनती है। ये डेल्टा है। चौथा, आर्किपेलागो यानी द्वीप समूह। द्वीपों का एक समूह, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। पांचवा, एस्चुरी, जहां नदी समुद्र में मिलती है और एक चौड़ा मुहाना बनाती है। पश्चिमी तट पर ज्यादातर एस्चुरीज हैं। छठा, लागून, एक जलाशय जो बड़े जल स्रोत से एक प्राकृतिक अवरोध द्वारा अलग हो, जैसे पुलिकट झील। ये सभी परिभाषाएं परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन मिले। अपने डाउट्स कमेंट में लिखना, हम ज़रूर जवाब देंगे। श्रीहन क्लासेस के साथ पढ़ते रहो। लर्न स्मार्ट, स्कोर हाई, शाइन ब्राइट।